गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अशोक कुमार पटेल आपके लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय लेकर आए हैं। इस विषय में पहला अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है संसाधन एवं उसका विकास। संसाधन एवं उसका विकास। तो इसमें हम सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं ये जानेंगे। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध है वे सभी वस्तुएं जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे ईंधन हो गया, जैविक ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, मोटर गाड़ी, बस, ट्रक, हवाई जहाज, यातायात के सभी साधन इत्यादि। तो संसाधन मानव आवश्यकताओं के लिए बहुत जरूरी है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। संसाधन जो है विश्व शांति के लिए जरूरी है। मानव की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जरूरी है। विश्व शांति में संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। संसाधनों के अभाव की वजह से ही एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जब कोई साधन या संसाधन किसी देश को आसानी से नहीं मिलते तो भाई उसके लिए कूटनीतिक नीतियां अपनानी शुरू कर दी जाती है देशों के माध्यम से। यहाँ तक कि संसाधनों को पाने के लिए युद्ध भी करना पड़ जाता है। संसाधनों के अंतर्गत भूमि भी आता है। जिन देशों की भाई जनसंख्या अधिक हो जाती है, वे देश अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नई भूमि की तलाश करता है। अपने अगल बगल के राज्यों का अतिक्रमण करना शुरू कर देता है, यानी अपनी भूमि का विस्तार करना शुरू कर देता है, और वह विस्तार युद्ध किए बगैर नहीं मिल सकता। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश रहे हैं जो संसाधनों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। इसलिए संसाधन जो है विश्व में अशांति फैलाने का काम भी करते हैं। संसाधनों के आसानी से, सुलभता से किसी भी देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधर जाती है। नागरिकों के जो दैनिक उपयोग की आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। इसलिए संसाधन संपन्न देश काफी विकसित होते हैं। जिन देशों के पास अपने स्वयं के संसाधन नहीं होते हैं, उन्हें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और उन संसाधनों को दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। इस तरह से संसाधन देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधनों को प्राकृतिक एवं मानवीय आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक और मानवीय आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं। या संसाधन के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर हम आप लोगों के सामने लिखे हैं संसाधन
संसाधन के प्रकार। तो संसाधन में दो प्रकार के संसाधन, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती हैं, वे प्राकृतिक चीजें आ जाती हैं जो मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं, जो व्यक्ति के विकास में सहयोग देते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सहायता करते हैं, वे सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन जो मनुष्य ने अपने विकास के लिए स्वयं बनाया है, जिससे मनुष्यों की रोजमर्रा की जीवन जो है वो सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। इन संसाधनों को मनुष्य स्वयं बनाता है, इसलिए इन्हें मानवीय संसाधन कहा जाता है। इसका निर्माण मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या अपने विकास के लिए करता है। मानवीय संसाधन पूरा दो प्रकार के होते हैं, संरचना एवं संस्थाएं। संरचना एवं संस्थाएं, संरचना जैसे बनावट, भाई कोई चीज बना दिया गया। संस्थाएं, संस्थाएं जैसे विद्यालय एक संस्था है, और बहुत सारी संस्थाएं विद्यालय की तरह हैं जो मानव की विकास में सहायता करते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गए, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कल कारखाने हो गए, ये भी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं जो मानव के विकास में सहायता करते हैं। दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर संसाधन। मनुष्य भाई जो संसाधन बनाता है उसकी मात्रा कितनी वो है और उसकी गुणवत्ता क्या है, मतलब उसके गुण क्या हैं, वह मानव के लिए कितना लाभकारी हैं, वह मानव विकास में कितना सहयोग करेगा, इसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। और मात्रा को भी ध्यान में रख के बनाया जाता है कि कितने लोगों की आवश्यकताएं हैं तो वह कितनी मात्रा में बनाई जाए। इसके आधार पर मानवीय संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है ना, संरचना एवं संस्था के आधार पर, दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर। जैसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मात्रा एवं गुणवत्ता, जैसे भाई हमारी आवश्यकता है खाने पीने की चीज़ों को उत्पन्न करना, तो कितनी मात्रा में उत्पन्न की जाए और उसको गुणवत्तापूर्ण बनाना, मतलब वह हमारे लिए कितना पौष्टिक है, कितना अच्छा है, हमें कितना वह लाभ प्रदान करेगा, इसको ध्यान में बनाया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधनों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जिसका बार बार प्रयोग किया जा सके, जिसका एक बार प्रयोग करने पर लगातार वह चलता रहे, जो कभी समाप्त न हो, ऐसा कहा जाए। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो कभी समाप्त न हो। और अनवीकरणीय संसाधन मतलब जो एक बार प्रयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए या दोबारा उनका प्रयोग न किया जा सके, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, सतत या प्रवाह। सतत या प्रवाह मतलब जो लगातार चलते रहे, जो लगातार चलते रहे। प्रवाह मतलब बहता रहे लगातार, जैसे समुद्री धाराएं लगातार बहती रहती हैं, ठीक वैसे ही ऐसे संसाधन जो लगातार हमको मिलते हैं उन्हें सतत या प्रवाह संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जैसे सौर ऊर्जा हो गया,
इसे हम सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, जल हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सब लगातार हमको मिलते रहते हैं। इसका प्रयोग मनुष्य लगातार करता है, क्योंकि भाई सूर्य समाप्त होने वाला नहीं है। जल धाराएं, समुद्री धाराएं कभी रुकने वाली नहीं है। पवन कभी रुकने वाला नहीं है, लगातार चलता रहता है। इसलिए इसे सतत या लगातार या प्रवाह संसाधन भी कहा जाता है। दूसरा है जैव संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में ही जैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब इसमें सभी जीव जंतु, वनस्पतियां शामिल कर दिए जाते हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां भी हमारे लिए साधन का काम करते हैं, हमारे लिए संसाधन है। क्योंकि प्राकृतिक वनस्पतियों के अभाव में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारे लिए जीवनदायी गैस ऑक्सीजन देती है। तो जैव संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, इन दो भागों में बांटा गया है जैव संसाधन को, क्योंकि सभी प्रकार के वनस्पतियां जीवित हैं और सभी वन्य जीव तो जीवित है ही। वनस्पतियां हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं, क्योंकि ये हमारे लिए तमाम प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता तो ऑक्सीजन गैस हमको देते हैं। इसके अलावा वनस्पतियों से हमें अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलते हैं। जैसे हमको भाई अप्रत्यक्ष लाभ में हमको जैसे गैस मिल गया, ऑक्सीजन गैस। अप्रत्यक्ष लाभ में जैसे फर्नीचर हो गए, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ मिल गई, फल मिल गया, औषधियाँ मिल गए। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ का निर्माण भाई वनस्पतियों से होता है। इसके अलावा वन्य जीव हो गए, जैव संसाधन के अंतर्गत वन्य जीव भी आते हैं। सभी प्रकार के वन्य जीव खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। वनों में रहने वाले सभी प्रकार के जीव का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे तो वन का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलित होने का मतलब कि पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा, और वह असंतुलन मानव जीवन के लिए बहुत ही विनाशक सिद्ध होगा। इसलिए वन्य जीवों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर वनों में रहने वाले सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व न रहे तो धीरे धीरे सभी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे जंगल में शेर का होना बहुत जरूरी है। अगर जंगल से शेर को हटा दिया जाए या मार दिया जाए तो इससे मानव जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो मानव जीवन को बचाने के लिए वन्य जीवों का बचे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वन जो हैं वन्य जीवों से है। अगर वन से शेर को मार दिया जाए तो शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, और शाकाहारी जीव इतने अधिक मात्रा में हो जाएंगे कि वन का ही नाश हो जाएगा। वनों की पत्तियों को शाकाहारी जीव नष्ट कर देंगे, खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए जब वन नष्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मानव जीवन प्रभावित होगा। इसलिए संसाधन के रूप में वन और वन्य जीव बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद अनवीकरणीय योग्य संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पुनः चक्रीय संसाधन जैसे धातु, अचक्रीय संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन
जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया इत्यादि। पुनः चक्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उन्हें फिर से गलाकर पिघलाकर पुनः दूसरा रूप दे देना। जैसे धातुएं हो गए, जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इनको एक बार बना करके पुनः गला करके उन्हें पुनः दूसरा रूप दिया जा सकता है। इसलिए इन्हें पुनः चक्रीय संसाधन कहा जाता है। अचक्रीय संसाधन मतलब इसका एक बार प्रयोग कर लें तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, इसका पुनः उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे संसाधनों को पुनः अचक्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयले का प्रयोग एक बार करने के बाद उसे पुनः दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। पेट्रोल या डीजल को एक बार प्रयोग में लाने के बाद वह जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो इनकी मात्रा जो है सीमित है, इनके भंडार जो है सीमित है, एक निश्चित मात्रा में है। अगर मानव इसका दोहन अविवेकपूर्ण रूप से लगातार करता रहा, मनमाने तरीके से इसे खर्च करता रहा, तो ये निश्चित है कि एक दिन ये जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ी है इस संसाधन का प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि संसाधन जो है मनुष्य जीवन के लिए या मानव के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने लाभकारी हैं, कितने गुणकारी हैं। इसलिए इन संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना जरूरी है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपको नए टॉपिक के साथ संसाधनों का वर्गीकरण लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।